इस वीडियो को अकेले बैठकर देखना, अगर हो सके तो दरवाजे की कुंडी भी लगा लेना। और मेरा नाम फौजिया है, मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैंने एमए किया हुआ था और मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। ये इन दिनों की बात है जब स्कूल में इतना खौफनाक हादसा पेश आया है, लेकिन हर कोई खामोश रहा। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले स्कूल पहुंच गई थी। स्टाफ में से कोई भी मौजूद नहीं था। इक्का दुक्का लड़कियां अपनी क्लासों की तरफ जा रही थी। मेरे शौहर मुझे स्कूल छोड़ते हुए अपने दफ्तर जाते थे। उनका दफ्तर काफी दूर था, इसलिए वो जल्दी निकलते तो मुझे भी स्कूल छोड़ देते थे। मैं स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी ताकि बुर्का उतार सकूं, मगर अचानक ही मेरे पेट में दर्द उठने लगा और मुझे ख्याल आया कि मैंने तो जरूरत का सामान ही नहीं लिया है। दरअसल मेरे खास दिन शुरू होने वाले थे और मैं ये बात भूल गई थी। वो तो शुक्र था कि मेरे बैग में जरूरत का सामान मौजूद था। मैंने जल्दी से बैग से सामान निकाला। अभी स्कूल में कोई भी नहीं आया था। टीचर्स वॉशरूम काफी दूर था, इसलिए मैं बच्चों वाले वॉशरूम में पहुंच गई ताकि ये मसला किसी तरह हल हो। मुझे डर था कहीं मेरे कपड़े खराब ना हो जाए, क्योंकि ऐसे में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन वॉशरूम में जाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जो मंजर मैंने देखा, मेरी चीखें सारे स्कूल में गूंजने लगी। मैं फौरन उल्टे कदमों वॉशरूम से बाहर निकली थी। इतने में दूसरे टीचर्स और प्रिंसिपल भी आ गई, क्योंकि स्कूल लगने का वक्त हो चुका था। मेरी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल साहिबा पूछने लगी, क्या बात है मैम, क्या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने परेशानी के आलम में उन्हें बताया कि मैंने यह मंजर देखा है, तो एकदम ही हक्का बक्का हो गई। दूसरे टीचर्स भी हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल था और इसके वॉशरूम में इस तरह का मामला होना नहायत संगीन बात थी। प्रिंसिपल फौरन ही खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ी और थोड़ी देर में नाक पर कपड़ा रखे वापस बाहर आ गई। स्कूल में काम करने वाली मासियां आ चुकी थी। प्रिंसिपल साहिबा ने फौरन उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि जाओ अंदर मौजूदा बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम में पहुंचाओ। दोनों बड़ी मुश्किल से उस बेहोश बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम में पहुंच गए थे, जो वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी और उसका सारा यूनिफॉर्म खून आलूदा हो चुका था। प्रिंसिपल साहिबा के पीछे ही कुछ टीचर्स पहुंच गई थी। बाकी टीचर्स को प्रिंसिपल साहिबा ने हिदायत की थी कि आप स्कूल के दूसरे तुलबा को देखें। ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लड़कियों के वॉशरूम को भी ताला लगवा दिया गया था। प्रिंसिपल साहिबा बच्चे को होश दिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शायद खून बहुत ज्यादा बह चुका था। मेरा ख्याल था कि हमें इस बच्ची को अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बहुत ज्यादा खौफ खा रही थी, क्योंकि ये बात कोई मामूली नहीं थी। पुलिस केस बन सकता था और स्कूल की बदनामी भी होती। सारा मामला प्रिंसिपल साहिबा पर आकर उठता और हर तफ्तीश का जवाब उन्हें देना पड़ता। इसलिए वह इस मामले को अंदर ही अंदर दबाना चाह रही थी। फिर उन्होंने अपनी एक जानने वाली डॉक्टर को फोन करके बुलाया और उसने आकर बच्ची का चेकअप किया तो कहने लगी, इसकी जान को खतरा है, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अगर ये जल्दी होश में ना आई तो मुझे डर है कि ये कोमा में जा सकती है। डॉक्टर ने तो पूरी तरह ही हमें डरा दिया था। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से कहा कि ज्यादा देर ना करें, किसी करीबी अस्पताल ले चलें, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। मैं खुद 3 बेटियों की माँ थी, इसलिए इस बच्चे की हालत देखकर मेरा दिल कांप रहा था। फिर मैं प्रिंसिपल साहिबा के साथ इस बच्ची को लेकर अस्पताल भागी। मैंने उसके हाथों में हाथ लिया और फिर वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। प्रिंसिपल साहिबा मुझे गौर से देखते हुए कहने लगी, ये बच्ची आपकी क्लास में पढ़ती है ना? क्या आपको मालूम है कि इस कब से चल रहा है? ये एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। प्रिंसिपल साहिबा की बात पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि वाकई ये एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। काफी दिनों से मैं बहुत कुछ देख रही थी और महसूस भी कर रही थी, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि बात इतनी ज्यादा आगे जाएगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि प्रिंसिपल साहिबा के पास स्कूल से फोन आ गया। सीनियर टीचर बता रही थी कि स्कूल के बच्चों में ये बात फैल चुकी है। लाख छुपाने के बावजूद भी वो सरगोशी में यही बातें कर रही हैं और अब उन्हें डर है कि ये बात बाहर लीक ना हो जाए। साथ ही वो बच्ची की खैर खैरियत भी पूछ रही थी। प्रिंसिपल साहिबा के तो पसीने छूट रहे थे, क्योंकि बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में थी और जो कुछ भी हुआ था वो स्कूल की 4 दीवारी के अंदर हुआ था।
इसलिए उनकी जान अटक रही थी कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। वो मुझसे कहने लगी कि किसी तरह इस मामले को यहीं खत्म कर दो। इस बच्चे के घर वालों को बुलाओ और इन्हें बुरा भला कहकर इस बच्ची को उनके आसरे छोड़ दो। हम वापस स्कूल चले जाएंगे, फिर ये किस्सा यही खत्म हो जाएगा। मेरा दिल इस बात के लिए राजी नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल साहिबा के दबाव में आकर मैंने उस बच्चे के घर वालों को बुलवाया। वो बच्ची यतीम थी, बस उसके सर पर उसकी माँ का साया था और उसकी माँ मेरे घर की सफाई का काम काज करती थी, इसलिए उसे बुलाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मगर जब वो स्कूल आई और उसे सारे मामले का बताया गया तो वो चीख चीख कर रोने लगी और हमें ही बुरा भला कहने लगी। उसकी चीखों पर अस्पताल के काफी लोग जमा हो गए और इस बात का तमाशा बनने लगा। तो प्रिंसिपल साहिबा ने बड़ी मुश्किल से उसे खामोश करवाया और उससे धमकाया कि अगर वो चुप ना हुई तो उसकी बच्ची की बदनामी होगी। यह सुनकर वो खामोश हो गई। फिर प्रिंसिपल साहिबा बड़ी बुरे तरीके से उससे पूछने लगी कि तुम्हारी बेटी क्या करती रही थी, तुम कैसी माँ हो, तुम्हें पता नहीं चला और तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा कारनामा सही चाप दे दिया। प्रिंसिपल साहिबा के लफ्जों पर उस औरत के चेहरे का रंग उतर गया था। वो बड़ी हैरानी से प्रिंसिपल साहिबा को देख रही थी। शायद उसे इनसे इस लहजे और ऐसे अल्फाज की तवक्को नहीं थी, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बस इस कोशिश में थी कि किसी तरह इस मामले को उसकी माँ के सर डाले और खुद वापस स्कूल पहुंच जाए और इस मामले से किनारा इख्तियार कर ले। जबकि इसकी माँ का कहना था कि मेरी बच्ची बहुत ही नेक है, इसने कभी कोई काम गलत नहीं किया। वो तो हमसे पूछ रही थी कि इसकी बच्ची के साथ स्कूल में क्या हुआ है, क्योंकि वो स्कूल के सिवा और कहीं नहीं चाहती। प्रिंसिपल साहिबा बहुत पढ़ी लिखी और तेज औरत थी। खुद को इस मामले से निकालने के लिए उन्होंने उससे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को होश आ जाए तो खुद उससे पूछ लेना कि उसके साथ क्या हुआ है, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि वापस स्कूल चलो, लेकिन सच तो ये था कि मैं इस बच्ची को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो मेरी क्लास की बहुत ज़हीन बच्ची थी और बाकी ही बहुत नेक थी। मैं खुद इस बात की गवाह थी कि वो बच्ची कितनी पाकीज़ा है, लेकिन फिर भी उसके साथ जो कुछ हुआ था उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर था। मगर प्रिंसिपल साहिबा के हुक्म के आगे मैं बेबस थी। यह स्कूल का वक्त था और मुझे अपनी ड्यूटी पर पहुंचना था, इसलिए मैं उसकी माँ को सब्र की नसीहत करते प्रिंसिपल साहिबा के हमरा वापस स्कूल पहुंच गई। सारे टीचर्स में तजस्सुस था कि बच्ची ने क्या बताया, लेकिन जब तक हम वापस लौटे बच्ची को होश नहीं आया था। मैं क्लास में गई तो मुझे सुनाई देने लगा हर लड़की उस बच्ची आयशा के किरदार पर बात कर रही थी। सभी हैरान थे और मेरी तबीयत अभी भी नहीं संभली थी। वॉशरूम का मंजर मेरे दिमाग में घूम रहा था। 12 साल की बच्ची के साथ ऐसे कैसे हो सकता था? बाकी ये कोई मामूली बात नहीं थी कि जिसे दबाया या छुपाया जाता। इसकी तो तस्दीक होनी चाहिए थी। प्रिंसिपल साहिबा ने सख्ती से हिदायत की थी कि स्कूल में कोई इस बारे में बात नहीं करे। वॉशरूम की सफाई करवा दी गई थी और जो कुछ वहां से मिला था उसे भी ज़ाया करवा दिया गया था। इसी तरह दोपहर हुई और छुट्टी हो गई। सब हजारों सवाल जहन में लिए अपने घरों को लौट गए, लेकिन मेरी मंजिल मेरा घर नहीं बल्कि अस्पताल थी। मुझे आयशा के पास जाना था। वो गरीब और मासूम बच्ची थी जिससे उस वक्त मेरी ज़रूरत थी। न जाने उसे होश भी आया था या नहीं। मैंने रिक्शा किया और अस्पताल के लिए निकल पड़ी। सारा रास्ता आयशा का वजूद मेरे ज़हन में घूमता रहा, उसका खून आलूदा यूनिफॉर्म और वॉशरूम में पड़ा वो छोटा सा वजूद मुझे पूरी तरह हिला गया था। मैं अस्पताल पहुंची तो आयशा की मां ने बताया कि अब उसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन आंखें उसने अभी तक नहीं खोली, इसलिए डॉक्टर से मुलाकात भी करने नहीं दे रहे। फिर वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मिस फोजिया, ये तो आपको पता है मैं बेवा औरत हूँ, घरों में काम करके गुजारा करती हूँ। बस चाहती थी कि मेरी बच्ची पढ़ लिख कर कि किसी काबिल हो जाए ताकि उसका मुस्तकबिल मेरी तरह बर्बाद ना हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि स्कूल की चार दीवारी में मेरी बेटी के साथ ऐसा जुल्म होगा। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मैंने उससे कहा कि तुम कैसे कह सकती हो कि इसके साथ जो कुछ हुआ स्कूल में हुआ? ये तो कई दिनों पुरानी बात मालूम होती है। आयशा की माँ कहने लगी, क्योंकि कुछ महीनों से वह स्कूल जाने के नाम से कतराती थी। मैं जब भी स्कूल का यूनिफॉर्म धोकर इस्त्री करती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते।
वो कहती, अम्मा मेरे स्कूल में दिल नहीं लगता, मुझे स्कूल नहीं भेजा करो। जबकि पहले तो वो किसी सूरत छुट्टी के लिए तैयार ही नहीं होती थी। मुझे लगा कि शायद जैसे जैसे बड़ी हो रही है, पढ़ाई से उसका दिल उकता रहा है, इसलिए मैं ही उसे डांट डपट करके स्कूल भेजती थी कि पढ़ाई जरूरी है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके साथ स्कूल में ही कुछ गलत हुआ है। आयशा की माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। स्कूल में कुछ मेल टीचर्स भी थे जो लड़कियों के साथ थोड़ी करीबी होते थे और उनके साथ तन्हाई में बातें भी किया करते थे। खासकर सर हमसा की तो आदत थी कि वो मौका मिलते ही किसी न किसी लड़की से नजदीक होकर खड़े होकर फजूल की बातें शुरू कर देते। लेकिन मैं किसी पर भी इस तरह शक नहीं कर सकती थी जब तक आयशा होश में आकर खुद से कुछ ना बताती। कुछ देर गुजरी तो मेरे घर से फोन आने लगा। मेरी बेटियां स्कूल से घर पहुंच गई थी, मेरे लिए परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने आयशा की माँ से इजाजत ली और कहा कि मैं शाम को आऊंगी। फिर मैंने उनके हाथ पर कुछ पैसे रखे और अपने घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचकर भी मेरा ज़हन आयशा में ही उलझा हुआ था। शाम को मेरे शौहर दफ्तर से लौटे तो मैंने उन्हें सारा माजरा बता दिया और वो ये सुनकर हक्का भक्का हो गए। मुझसे कहने लगे कि वो बच्ची अगर तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी तो क्या तुम्हें इतने दिनों में कुछ पता नहीं चला। मैंने अपने शौहर को बताया कि वो यतीम बच्ची थी। मैंने हमेशा ही उसे परेशान देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका हाल बहुत अजीब सा था। वो क्लास में होकर भी क्लास में नहीं होती थी, उसके मार्क्स भी ठीक नहीं आते थे, पढ़ाई में भी कमजोर होती जा रही थी, बस बेदिली से सारा वक्त क्लास में बैठी रहती और इस बात को मैंने बहुत ज्यादा महसूस किया था। फिर कुछ दिन पहले इसकी तबीयत भी काफी खराब थी, अक्सर बैठे बैठे उसे चक्कर आते थे, वो बेंच पर सर अख्तियार करती थी। मैं यही समझती रही कि घर के हालात की वजह से शायद वो कमजोर और नढाल हो रही है। काश कि मुझे पता होता कि उसकी परेशानी के पीछे क्या वजह है, तो मैं किसी भी तरह इसकी मदद करती, इसका साथ देती। ये मामला इस हद तक ना बिगड़ता कि आज वो जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है। मेरे सारे काम हो चुके थे। मैंने शौहर से कहा कि मुझे अस्पताल लेकर चले। वो मुझे अस्पताल ले गए। आयशा को होश आ चुका था। मैं फौरन उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उससे कहा, आयशा मुझ पर भरोसा करो और मुझे बताओ कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया। लेकिन बस वो फूट फूट कर रोती रही और मेरे पूछने पर भी उसने कोई जवाब ना दिया। यहाँ तक कि मैं थक हार वापस लौट आई। मैं चाहती थी कि पुलिस को इस मामले की खबर करूं, लेकिन आयशा की माँ इस बात के लिए राजी नहीं थी। उसे लगता था ऐसा करने से मजीद बदनामी हो गई और फिर प्रिंसिपल साहिबा भी तो इस बात के हक में नहीं थी। मुझे अपनी नौकरी भी बचानी थी और मैं आयशा को इंसाफ भी दिलाना चाहती थी और उसके लिए अब मुझे ही कोई कदम उठाना था। शौहर मेरी नीयत जान चुके थे। कहने लगी, जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि सबसे पहले तुमने ही उस लड़की को और उस बच्ची को देखा था, इसलिए तुम भी तफ्तीश के दायरा कार में आओगी। और यहाँ तो पुलिस वाले तफ्तीश के नाम पर भी जीना मुश्किल कर देते हैं। वो बार बार तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो तुम्हारी नौकरी पर भी असर पड़ेगा और हमारा घर भी डिस्टर्ब होगा। मेरे शौहर वही सोच रहे थे कि खुद को दूसरों के मसलों से दूर रखना चाहिए, जबकि ये उस्तानी होने की हैसियत से मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने स्टूडेंट को इंसाफ दिलवाऊं और खासकर स्कूल के अंदर ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाऊं। अगली सुबह मैं सीधे प्रिंसिपल साहिबा के दफ्तर में पहुंच गई और मैंने उनसे कहा कि मैडम, आयशा वाले केस को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसकी माँ ने तो पुलिस में शिकायत भी नहीं की है, लेकिन हमें ये काम करना चाहिए। आखिर किसी ना किसी ने तो इसके साथ ज्यादती की है और हो सकता है कि यह हरकत स्कूल में ही हुई हो। आपने खुद अपनी आंखों से इस बच्ची की हालत देखी है। उसने स्कूल के वॉशरूम एक नामुकम्मल बच्चे को जन्म दिया है। शायद वो 2 या 3 महीने की हामला थी। अगर ऐसे में वो मर जाती तो कौन जिम्मेदार होता। वो तो शुक्र है कि उसे होश आ गया है और अब वो पहले से बेहतर है। लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, आप एक यतीम बच्ची के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मैं उसकी माँ को खामोश करवा चुकी हूँ और आयशा के इलाज के लिए मैंने खुद पैसे भी भिजवाए हैं। और अब इस किस्से को खत्म समझे और ना अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी करें। कुछ ही दिनों बाद मेरी उम्रा की फ्लाइट, अगर मैं पुलिस और कचहरी के मामलात में पड़ी तो उम्रा पर जाना भी मुश्किल हो जाएगा।
प्रिंसिपल साहिबा ने दो टोक लफ्जों में अपना फैसला सुनाते हुए मुझे क्लास में जाने का हुक्म दे दिया था और मैं अपना समूह लिए क्लास में चली गई थी, जहां सारी लड़कियां मेरे मुंतजिर थी। मैं बार बार एक एक चेहरे को देख रही थी। अगर आज आयशा थी तो कल को इनमें से कोई और भी हो सकती थी, और बस यही ख्याल मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा था। मैंने लड़कियों से तन्हाई में बातचीत शुरू की। जो लड़कियां आयशा के करीब बैठी थी, मैं उनसे सवाल जवाब करने लगी। सबका यही कहना था कि आयशा का रवैया कुछ दिनों से बिल्कुल बदल गया था, लेकिन असल बात क्या थी किसी को पता नहीं था। फिर एक बच्ची जो आयशा के साथ आती जाती थी, उसने एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे चौंका कर रख दिया था। वो कहने लगी कि कुछ महीने पहले इंग्लिश के सर ने आयशा को छुट्टी के वक्त स्कूल में रोका था। दरअसल आयशा इंग्लिश में काफी कमजोर थी। उसके घर पर ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी कि वो ट्यूशन पढ़ सके। जब भी वो बार बार इंग्लिश का टेस्ट देती थी, उसके सर ने उससे कहा था कि छुट्टी के बाद स्कूल में रुक जाओ और फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा। उस दिन वो मेरे साथ घर नहीं गई थी और उसके बाद से ही आयशा का रवैया बदल गया था। मुझे लगा कि शायद सर से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए वो मगरूर हो गई है। उसकी नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं रही, इसलिए मैंने भी इससे बातचीत करना खत्म कर दी। इतना कहकर वो बच्ची बिल्कुल खामोश हो गई थी और मेरी जान निकल गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सर हमजा के बारे में मेरा शक इस हद तक ठीक होगा। मैंने सोचा था कि यहाँ वहां भटकने के बजाय सीधा हमजा के सर पर पहुंचकर उनसे सवाल जवाब करूंगी, और फिर छुट्टी के वक्त जब सारे टीचर्स निकल गए और मैं और सर हमजा स्टाफ रूम में बच गए, तो मैंने उन्हें रोक लिया। वो निकलने ही लगे थे। मेरी आवाज सुनकर पलट आए। मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा कि मुझे पता चल गया है कि आयशा के साथ ज्यादती किसने की है। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर हैरत के तासुरात आ गए। कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो फिर आपको फौरन पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, मुजरिम पकड़ा जाना चाहिए। सर हमजा का ये तमाद देखकर मैं डगमगाई थी। अगर वो मुजरिम होते तो कभी ऐसी बात ना कहते। मैंने सख्ती से उनसे पूछा कि आपने आज से कुछ महीने पहले आयशा को छुट्टी के वक्त क्यों रोका था? आखिर ऐसा कौन सा काम था जो छुट्टी के बाद मुमकिन हो सकता था? मेरी बात सुनकर वो एकदम ही हक्का बक्का रह गए और कहने लगे, मिस आप मुझ पर शक कर रही हैं क्या? आपको लगता है कि मैंने आयशा के साथ मैं खामोश रही तो वो खुद ही बोल पड़े। कहने लगे कि आयशा को इंग्लिश में काफी दुश्वारी हो रही थी, इसलिए मैंने उसे छुट्टी के बाद रोका था ताकि मैं बिठाकर आराम से समझा सकूं। लेकिन इत्तेफाक से मेरी बीवी का फोन आ गया। उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, वो अस्पताल में थी। आप भी जानती हैं कि कुछ महीने पहले मेरे घर बेटी हुई है। वो वही दिन था, मैं स्टाफ रूम में था कि जब बीवी का फोन आया तो मैंने चौकीदार से कहा कि आयशा को कहो कि वो मेरा इंतजार ना करे, घर भेज दो। और खुद अस्पताल के लिए निकल गया। बस उस दिन यही बात हुई थी। आप चाहें तो आयशा से भी पूछ सकती हैं, या फिर चौकीदार भी इस बात की गवाही दे सकता है। सर ने बहुत अफसोस से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मैं लड़कियों से सिर्फ इसलिए बातचीत करता हूँ ताकि वो मुझसे सवाल जवाब करते हुए ना हिचकिचाएं, क्योंकि अक्सर लड़कियों को मेल टीचर से पढ़ना मुश्किल लगता है। वो चले गए थे और उनके जाने के बाद मैं सोच रही थी कि अगर सर हमजा ने भी यह हरकत नहीं की तो फिर किसने की? मुझे अब उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैं चौकीदार के पास पहुंच गई। मैंने उससे कहा कि बताओ कुछ महीने पहले आयशा के साथ क्या हुआ था? मैंने बस अंधेरे में तीर चलाया था ताकि वो सर हमजा की असलियत मुझे बता दे, लेकिन चौकीदार के चेहरे की रंगत ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। वो कहने लगी, बीबी जी मुझे नहीं मालूम। उसका अंदाज बता रहा था कि उसे कुछ ना कुछ मालूम था। इसलिए मैंने सख्ती से कहा कि मैं पुलिस को इत्तला करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं अब सारा सच जान गई हूँ। मुझे खुद हर बात पता चल गई है। मेरी बात सुनकर भी चौकीदार ने अपना मुंह ना खोला, बस यही कहता रहा कि बीबी जी हमें कुछ मालूम नहीं है, हम तो अपनी ड्यूटी करते हैं। इससे पहले कि मैं मजीद सवाल जवाब करती, प्रिंसिपल साहबा वहां पहुंच गई कि उससे कहने लगी, मिस फौजिया आपको समझ क्यों नहीं आती कि ये बात अब खत्म हो गई है? आप अपने घर जाएं, कल मेरी उम्रा की फ्लाइट है, मैं सुबह निकल रही हूँ, इसलिए मैं कोई नया तमाशा नहीं चाहती। प्रिंसिपल साहबा ने चौकीदार को वापस भेज दिया था और उनके कहने पर मैं भी वापस अपने घर लौट आई। फिर जब शाम को मैं आयशा से मिलने गई तो मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे बताओ उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था।
क्या सर हमजा तुम्हारे पास आए थे या फिर चौकीदार? मेरी बात सुनकर वो इस तरह से रोई कि जैसे मैंने उसके बहुत बड़े जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। फिर उसने वो सच्चाई मुझे बताई जिसे जानकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि ये बात तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी। उसने बताया था कि सर हमजा ने तो उससे रोका था, लेकिन उनकी जगह चौकीदार वहां आया था और फिर उसने तन्हाई का फायदा उठाकर बंद कमरे में उसके साथ ज्यादती की थी और उससे धमकी भी दी थी कि अगर वो ये बात किसी को बताएगी तो वो उसे जान से मार देगा। वो खौफजदा होकर खामोश हो गई, लेकिन फिर जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो उसने ये बात चौकीदार को बताई, क्योंकि अक्सर चौकीदार उसे इस्तेमाल करने लगा था। छुट्टी के बाद उससे रोक लिया करता था। चौकीदार को जब इल्म हुआ कि वो मीत से हो गई है तो अपना गुनाह छिपाने के लिए उसे बहुत सारी दवाइयां खिलाने लगा। पिछले काफी दिनों से वो चौकीदार की दी हुई दवाइयां खा रही थी और खौफ के मारे बिल्कुल खामोश थी। फिर कुछ दिन उसके पेट में शदीद तकलीफ शुरू हुई और फिर 2 दिन पहले उसने स्कूल पहुंचते ही वॉशरूम एक नामुकम्मल बच्चे को जन्म दे दिया था। अबॉर्शन की दवाइयों ने उसे इस हाल को पहुंचाया था कि वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई थी, और अगर मैं वक्त पर वहां ना पहुंचती तो शायद वो मर चुकी होती। ये सुनकर मेरी जान निकल गई थी और आयशा की वालदा भी हैरान रह गई थी। शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि उनकी बेटी किस सज्जे से गुजर रही है। ये सच्चाई ही मैंने फौरन चौकीदार के बारे में पता करने की कोशिश की और ये जानकर हक्का बक्का रह गई कि चौकीदार मेरे स्कूल से निकलते ही अपने गांव के लिए रवाना हो गया था। इसे अपने पकड़े जाने का खौफ हो गया था। इसका गांव कौन सा था, वो कहां से आया था, कोई नहीं जानता था। आयशा की अम्मा ने मुझे पुलिस को इत्तला ना करने दी। वो मजीद आयशा की इज्जत को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। मुजरिम के बारे में जानकर भी मैं कुछ नहीं कर सकी थी। प्रिंसिपल साहिबा उम्रे पर चली गई थी। मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा उम्रा कबूल होगा। वो चाहती तो चौकीदार बहुत पहले पकड़ा जाता, लेकिन उन्होंने कोई कदम ना उठाया, बस अपने स्कूल को बचाने में लगी रही। मेरे सब वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें। अगर इनमें तब्दीली देखें तो इनसे सवाल जवाब करें। आज के दौर में हम अपने बच्चे को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें और इनके हर मामले पर नजर रखें ताकि वक्त पर ही आप अलर्ट हो सकें।